पहला न्यूज़ है, प्रेसिडेंट अर्जेस रीस्टेंट एज नेपाल टॉक्स सॉल्व। कुछ नहीं हुआ नेपाल में, क्या हुआ कुछ बता दो। हाँ हाँ हाँ, ये है इंडिया, ठीक। यहाँ पे है नेपाल, तो नेपाल की पहली चीज़ याद रखोगे कि नेपाल कैसा कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसा कंट्री है, लैंड लॉक्ड, एंड इट एक्ट्स एज अ बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। नेपाल में एक बहुत फेमस रिवर है, रिवर काली, काली, ठीक। और पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपति नाथ। इसके बाद नेपाल में याद रखोगे कि नेपाल में हिंदुइज्म प्रीडोमिनेंट रिलीजन है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक नेपाल में है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यहाँ तक याद हो गया। अब देखो, नेपाल इस तरीके का है, बोलो, लैंडलॉक्ड है। नेपाल का जो ऊपर वाला रीजन है वो कैसा है, माउंटेनियस, कैसा है, माउंटेनियस। और नीचे वाला जो रीजन है वो प्लेन्स, जैसा लखनऊ, ज़मीन समतल, कोई पहाड़ नहीं। हम प्लेन्स में रहते हैं, यहाँ खेती अच्छी होती है, पहाड़ों में लाइफ टफ है। तो नेपाल में बेसिकली दो एथनिसिटी के लोग रहते हैं, रिलीजन तो प्रीडोमिनेंटली हिंदुइज्म है, बट एथनिसिटी दो टाइप की है। एक है गाड़वाल, जो पहाड़ में रहते हैं नेपाल के लोग, और जो यहाँ रहते हैं उन्हें कहते हैं मधेसीज। मधेसीज और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। बिहार में बहुत सारे लोग मधेसी से शादी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं, ठीक। इंडिया और नेपाल के बीच में देर इज़ नो वीज़ा, नो वीज़ा, आप क्रॉस बॉर्डर आ जा सकते हो, है ना। समझ में आया यहाँ तक, पक्का। अब देखो, नेपाल में अभी तक मोस्टली 4-5 फैमिलीज रूल करती आ रही हैं फ्रॉम द लास्ट 15-20 ईयर्स। 2008 तक नेपाल में मोनार्की थी, क्या थी, मोनार्की। 2008 के बाद डेमोक्रेसी आएगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो अभी पिछले 10-15-20 साल से यहाँ पे 4-5 फैमिलीज का ही रूल है जिनके पास बहुत सारा बेहिसाब पैसा है। मतलब नेपाल में बहुत ज़्यादा क्या है, इन इक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है। लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम, सो देर इज रैम्पेंट करप्शन, ठीक। अभी करंट जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन अभी दे दिया, यस और नो, दे दिया, और कहाँ पे भाग गए, यूए, यूए ई। अब देखो, जेंजी क्या होती है, व्हाट इज जेंजी, पीपल हु आर बॉर्न बिटवीन 1996 टिल 2013-14, ये चेक कर लेना, इसको बोलते हैं जेंजी, ठीक। अब जेंजी इस चीज़ से बहुत परेशान था कि हमारे देश में बहुत सारी इनक्वालिटी है, एचडीआई करप्शन है, ये सारी चीज़ें, जिस वजह से अब देखो, चाइना में जो केपी शर्मा ओली है, प्रो चाइना है, ये क्या है, प्रो चाइना, इसलिए एंटी इंडिया था। चाइना इंडिया तो अभी 1-2 महीने में क्लोज हो गए ना, तब से ट्रंप ने बेइज्जती की है, समझ गए। तो ही वॉज एंटी इंडिया, हु, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। अब देखो होता क्या है, इसको केपी शर्मा ओली वॉज प्रो चाइना, तो लास्ट ईयर केपी शर्मा ओली ने वहाँ पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन रूल्स निकाले कि भाई जो जो सोशल मीडिया चला रहा है, तो मतलब सोशल मीडिया एजेंसीज है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे आके मेरे पास रजिस्टर करा लो। सिर्फ टिकटॉक इनके पास जाके रजिस्टर कराता है, टिकटॉक इज़ अ चाइनीज़ कंपनी। और ये अब 26 या 27 अगस्त को एक ऑर्डर निकालते हैं कि मैं 3 सितंबर तक का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास आके रजिस्टर करा लो। मतलब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के पास ये सारी कंपनी रजिस्टर कराने नहीं जाती हैं। 4 सितंबर को केपी शर्मा ओली ओली एक ऑर्डर निकालते हैं विच सेज कि नेपाल में जितना भी सोशल मीडिया है वो, सोशल मीडिया ऐप जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, बैन। जिस वजह से कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, वो प्रोटेस्ट बढ़ते 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 हम देखते हैं कि देश में 5 प्राइम मिनिस्टर्स पे अटैक हो जाता है। समझ में आ रहा है, यही इशू है वहाँ पे। अब देखो, ये तो तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है, बट बेसिकली मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अखबार में ही पढ़ता हूँ। ये करा कौन रहा है, यूएस का डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या होता है, डीप स्टेट वो होता है जो किसी भी काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहता और देश में काम कर रहा होता है, एक 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 तरीका, एक तंत्र। मान लो नेपाल किसको फेवर, कौन सी कंपनीज बैन कर रहा था, यूएस कंपनीज, चलो ये छोटा सा रीजन है, बट अभी इंडिया और चाइना, अब बीच में नेपाल भी क्लोज हो जाएगा, तब तो ये वाला एरिया बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। तो लेट्स डिसरप्ट नेपाल, नेता को हटा दो जो प्रो चाइना है, क्योंकि चाइना एंड इंडिया आर ऑलरेडी क्लोज। बांग्लादेश में भी यही हुआ, समझ रहे हो। यूएस अपने हिसाब से लोग बैठाना चाहता है, अब यूएस यही तो, यूएस का डीप स्टेट इतना स्ट्रांग है, कितने तरीके से काम हो रहा है, और बच्चों का प्रोटेस्ट लग रहा है। बच्चों में इतनी दम होती है, मैं मानता हूँ होती है, लोगों ने किए हैं, पहले रेवोल्यूशन हुए हैं, बट मैं इस चीज़ में भी बहुत मानता हूँ कि पीछे हमेशा कोई डीप स्टेट काम करता रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ने चाहे तभी वो चीज़ हुई है। न्यूट्रली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऑफिस के बिल्डिंग के पेपर ला दिए, चला दिए, है ना। तो जो भी है, तुमको इतना याद रखो नेपाल के बारे में, और कुछ होगा। अब हमें नेक्स्ट चीज़ याद रखनी होगी कि नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, समझ में आ रहा है। और नेपाल में क्या पढ़ लोगे, यही हुआ है नेपाल में, बाकी स्टोरी कुछ भी सुनते रहो। ये जेंजी, जेंजी रेवोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यूजुअली इन बच्चों ने किया है, क्या क्या, कोई नेपो किड्स, वो नेपो किड्स इनके लिए यूज़ हो रहा है, जो रिच फैमिली के बच्चे हैं, बस यही है। समझ में आया, चले। इंडिया में क्या ऐसा कोई कानून है, इंडिया में 2023 से एक लॉ आया हुआ है जिसका नाम है आईटी रूल्स, आईटी रूल्स 2023। इसमें इंडिया में जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना है, और अगर गवर्नमेंट को लगेगा कोई सा भी ऐसा कंटेंट है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या विच इज़ द पब्लिक मोरालिटी, तो गवर्नमेंट उसको, ये इन कंपनीज को बोल के उन उन चीज़ों को क्या करा सकती है,
डिलीट या रिमूव। अब तुम बोलोगे मैं तो बहुत फेक न्यूज़ देखता हूँ, यार कितना रुकेगी, ऐसे तो बहुत लोग इनकम टैक्स भी चोरी करते हैं, सबके घर में इनकम टैक्स का छापा थोड़ी पड़ जाता है। उतना छापा डालने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए देश के पास। हमारे देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहाँ है? हर आदमी टैक्स चोरी कर रहा है, ऐसा थोड़ी इनकम टैक्स डज नॉट वांट टू कलेक्ट टैक्स। मैन पावर ही नहीं है, यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? आगे चलो, नेक्स्ट न्यूज़ पे आओ। आचार्य विनोबा भावे, देखो एक चीज़ याद रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और उस दिन तुमको मैंने न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल दिया था, दादा भाई नौरोजी को ध्यान रखना। इनका एक मूवमेंट है, वो एग्जाम में आ चुका है, भूदान मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा था भूदान मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, तो किसने लॉन्च किया था? विनोबा भावे, शास्त्री वास्त्री नहीं भाई। देखो ये कौन है? ये एक मान लो एक एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए देश में, ठीक। फेमस होते हैं ये 1947 के बाद जब आज़ादी मिलेगी। ये इंस्पायर्ड किससे थे? गांधी जी से। गांधी जी मैंने बताया था इंडिया में पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दिया था 1916 में, PHU की कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे ही विनोबा भावे किससे मिलते हैं? गांधी जी से, एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गांधी एंड गांधीज फिलोसफी, ठीक। तो ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। इसीलिए जब गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, तो ये देश के पहले सत्याग्रही बनते हैं, फर्स्ट सत्याग्रही। ये कुछ और एग्जाम से पूछा है, तुम्हारे में नहीं पूछा है। अब ये पूछा गया तुमसे 1958 में इंडिया में बहुत सारा ज़मीन किसके पास था? ज़मींदारों के पास। बट तब लैंड प्राइसेस इतने महंगे नहीं थे। और याद करो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? एक फंडामेंटल राइट। तो आपकी प्रॉपर्टी ले जाने पे आप कोर्ट जा सकते थे। तो अब नहीं, एक्ट में डाला था ना 11 शेड्यूल में। पर चैलेंज तो हो रहा है ना, है तो मोटा मोटा ये सबकी ज़मीनें नहीं खींच पाई। देखो फर्स्ट सुन लो इस बात को, क्लियरिटी से समझो, रटो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, पर इंडिया के सिर्फ दो हिस्सों में अच्छे से लागू हो पाएगा। क्योंकि आज भी तुम देखोगे कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो ये दो जगह पे ही स्ट्रांग है, वेस्ट बंगाल एंड केरला। यहाँ पे भी आया था, पर यहाँ बदमाशी क्या की थी, यहाँ पे नौकर कल्चर भी है। तो लेट्स से इफ आई हैव 500 एकर्स ऑफ लैंड, मैं अपने 10 लोगों को 50-50 एकर्स बांट दिया। लैंड सीलिंग आई 12.5 एकड़ की, हमने आसपास के लोगों को बांट दिया। मल्टीपल वाइफ्स रखनी, तब तो हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं आया था। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया है, तभी तो उसके बाद से सिंगल वाइफ अलाउड है। मल्टीपल वाइफ रख ली, वाइफ के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी। तो यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाया। कहाँ पे? तभी तो तुम देखोगे यूपी बिहार एमपी में कितने लोग आज भी लैंडलेस हैं। जमींदारी एबॉलिशन जो एक्ट आया वो अपने रीजन्स में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब उसको तुम बैकवर्डनेस समझो या जो भी समझो, केरला वेस्ट बंगाल में अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ। वहाँ लैंडलेस उनको कम मिलेगा, इसलिए तुम देखोगे केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है। बेटर एजुकेशन, इंडिया का पहला स्टेट बना था जिसकी 100% लिटरेसी थी। कौन? केरला। सबसे ज़्यादा इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स बाहर कहाँ जाते हैं, कहाँ के लोग जाते हैं? केरला। दुबई में देखो आधा मलयालम बोलता आदमी, बिकॉज ऑफ केरलाइट्स। चलें तो अब देखो, तो फिर इसके बाद इन्होंने 1958 में एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था भूदान मूवमेंट। मतलब इन्होंने लोगों से बोलना शुरू किया अपनी भू को दान कर दीजिए, अपनी ज़मीन को दान कर दीजिए। तो बहुत लोगों ने आगे आगे अपनी दान की। तब लैंड वॉज नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव। ये भूदान मूवमेंट हो रहा है 1958 में, ज़मीन इतनी महंगी नहीं है। तो बहुत लोगों ने इनको एकड़ों एकड़ों ज़मीन सरकार के नाम है, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था भूदान। इसकी वजह से इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है। कल मुझे बताना कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला है इस मूवमेंट को चलाने की वजह से। समझ में आया? ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे। बस इतना याद रखो, भूदान मूवमेंट याद रखो और कुछ याद मत रखो, और याद रखो फर्स्ट सत्याग्रही थे, और कुछ याद नहीं रखना है। चलो इस पे आओ, ये क्या है? फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर। अब देखो जो नीति आयोग है, रिवाइज करना है नीति आयोग, नहीं मालूम है ना नीति आयोग? तो नीति आयोग को एक बात मालूम था, ये इंडिया का थिंक टैंक है, इसको मालूम था कि देश में किस चीज़ को बढ़ाना जरूरी है? इनोवेशन। एक बात बोलते हैं, इनोवेशन इज़ द की टू इंडस्ट्री। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि हमें इनोवेशन पे खास ध्यान रखना है, तो हम देश में इनोवेशन प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बचपन से ही इनोवेशन हो बच्चे में। इस वजह से नीति आयोग एक स्कीम लॉन्च करेगा जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग का मतलब क्या होता है? टिंकरिंग का मतलब छेड़छाड़। तो हम स्कूलों में क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे अटल टिंकरिंग लैब्स, जिसमें बच्चे जाके अपने क्यूरियस माइंड को शांत कर सकते हैं बाय डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। ये देश भर में चल रहा है। इसी का हमने पहला सेंटर खोला है यूएई में, फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर। कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो, अटल इनोवेशन मिशन किसका स्कीम है? नीति आयोग, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। तो इनोवेशन मिशन जो है, दिस डज नॉट वर्क अंडर एनी मिनिस्ट्री, नहीं तो तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मार्क करो। अटल इनोवेशन मिनिस्ट्री किसके अंडर अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर काम करता है? डायरेक्टली टू नीति आयोग। एंड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी करेंटली वाइस चेयरपर्सन कौन है? भाई पीएम के बाद वही इंपॉर्टेंट हो गया ना, जल्दी बताओ। चलो होमवर्क नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति। ये क्या है? इंडिया में हमने पहली ट्राइबल लोगों की यूनिवर्सिटी खोली है जिसका नाम है आदि संस्कृति। अब बोलोगे ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या होती है? ट्राइबल समझते हैं हम? ट्राइबल के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स ले रखे हैं देश में, है ना? जैसे शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया है ना? एकलव्य मॉडल स्कूल खोलते हैं जिसमें ट्राइब्स को बेनिफिट, कॉलेजेस में रिजर्वेशन दे रखा है, स्कूल दे रखा है ना?
तो हम ट्राइब्स के लिए काम करते हैं। हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना रखा है कि नहीं? NCSC NCOBC पढ़ा है यार, आर्टिकल 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इंडिया शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करती है, सर नो? शेड्यूल ट्राइब कौन सी ट्राइब्स होती है जो किसी शेड्यूल में मेंशन हो? शेड्यूल कौन सा? 5 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिस्ट में मेंशन होगा, बता रखा है ये बात कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल क्यों बोलते हैं, बताया हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं। अब ट्राइबल लोगों का अपना खुद का कल्चर होता है, सर नो? उनकी वर्शिप का तरीका अलग होगा, ये सर नो? बिल्कुल होगा। उनके डांस फॉर्म अलग होंगे, ये सर नो? उनकी फॉकलोर मतलब कहानियाँ अलग होंगी, अलग होगी, सारी चीज़ें अलग होंगी। वेरी कल्चर, उस कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। उनका मेडिसिनल तरीका होगा, ये सर नो? बिल्कुल करना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने देश की पहली क्या बनाई है, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है आदि संस्कृति। अब इसको डिजिटल क्यों बोल रहे हो? ये तो यूनिवर्सिटी बनाई है डिजिटल इसलिए, इसमें हम सारे डेटा रिकॉर्ड करके रख देंगे। हिंदुस्तान में जितनी भी ट्राइब्स होंगी, उन ट्राइब्स की सारा आर्ट फॉर्म, उनकी पेंटिंग्स का स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग का स्टाइल, उनके कल्चर का, उनका फूड, उनका मेडिसिन, एवरीथिंग वुड बी स्टोर डिजिटल और डेटा फॉर्मेट। उस इंटरफेस को हम बोलेंगे आदि संस्कृति। कंप्यूटर पे चला के देखना कभी समय मिले। समझ में आया? याद रखोगे, ने किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बेसिक सी बात है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है इंडिया का? अब ये सब तुम खुद से क्वेश्चन करो यार, ये तो तुम्हारी मेहनत होगी ना यार। कह दो मैं गलत कह रहा हूँ, तो तुम्हारा माइंड है यार, अब ये तो ट्राइबल मिनिस्टर अगले साल एग्जाम में थोड़ी लिखना है, तो तुम समझाने का थोड़ी है। चलो, ज्ञान भारतम ये क्या है? हम्म अब देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट समझते हो? व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट, ये तो PYQ भी है क्लैट का। क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट? हैंड रिटन नोट्स। वेरी गुड। हैंड रिटन नोट्स नहीं होता है पेपर के अलावा। जैसे पुराने जो नोट्स होते थे, तो पहले पेपर नहीं आया था, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस पेपर वॉज चाइना। द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस पेपर इन इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वॉज। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? प्रिंट करने की कला, प्रिंटिंग कर दी, पोर्चुगीज। पेपर कहाँ आया? चाइना। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पोर्चुगीज। पहले होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, कि पीपल के पत्ते पे लिख दिया, है ना? एक होता है बर्च मार्क। बर्च मार्क क्या होता है? पेड़, पेड़ देखा है? वेरी गुड। पेड़ का जो ट्रंक होता है ब्राउन ब्राउन, उसको कहते हैं बर्च मार्क। पेड़ का टना वो जो भी होता है, देखा को लकड़ी निकल आती, तो उस पर भी लोग लिख के जाते थे। बर्च मार्क हो गया, पीपल के पत्ते हो गए, और बताओ? केव्स होंगे, वेरी गुड, स्टोन्स पे लिख सकते थे। तो इन्हीं सबको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। समझ गए? मेटालिक भी हो सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कोई एक चीज़ नहीं है। मैन्यूस्क्रिप्ट वो चीज़ है जो पेपर से पहले कहीं पे लिखी कोई चीज़ थी, दैट वाज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट। बहुत पॉपुलर पॉपुलर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुई, जैसे अशोका के जो जितने भी वो हैं स्कल्पचर्स, उसी से अशोका के बारे में पता चलता है। और बताओ? हाँ, कांधार के बारे में पता चलता है। कांधार रिसेप्शन, इंस्क्रिप्शन, कांधार इंस्क्रिप्शन। हाँ, अशोक काबुल तक रूल करता था ना, तो अफगानिस्तान में एक शहर है कांधार, महाभारत में भी कांधार आता है। कांधार क्योंकि हिंदुस्तान तब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, है ना? अफगानिस्तान तो 1845 के बाद की बाउंड्री है, म्यांमार 1957 के बाद की बाउंड्री है। लेकिन ये बात अलग है, तब इंडिया भी कुछ नहीं था। तभी कोई नाम थोड़ी था कि इंडिया, जैसे जो बोल देते हैं अखंड भारत, तब इंडिया भी कोई चीज़ नहीं थी। बस कल्चर हमारा सेम है, और वो तुम देखोगे आज भी है। समोसा पाकिस्तान में भी खाते हैं, है ना? चलो, तो उसके बाद, हाँ, जैसे कांधार तक रूल करता था कौन? अशोका। कहाँ पे हार गया? कलिंगा। कलिंगा के पास कौन सी रिवर है? रिवर दया। कलिंगा वॉर हारेगा? उड़ीसा के पास कलिंगा है, जीतेगा कांधार तक। तो कांधार इंस्क्रिप्शन बता रहा है, कांधार में इंस्क्रिप्शन लगा होगा। तो ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं। इन सबके लिए हम क्या करेंगे? इन सबको स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि हमने कुछ डिकोड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी अच्छी भी हो सकती है ना। बोलो, जो बुद्धिज्म रिलीजन है, पूरा जैनिज्म रिलीजन है, इनके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलता है। तो अब हम सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेसिफर नहीं कर पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की बहुत सारी चीज़ें आज तक डेसिफर, तो हमें पता नहीं क्या चीज़ मिल जाए। इसीलिए हम उन सबको भी क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाके असेंबल करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? ज्ञान भारतम। अब ये आ जाओ, इंडिया UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रेमवर्क, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तुमको 30 वो बता रखे हैं, 15 SDGs, 15, सॉरी सॉरी 17 SDGs 2030 तक हमें पकड़ने। SDG 1 2 3 4, SDG 17 तक तुम्हें याद होने चाहिए। 2 में हंगर है, 3 में एजुकेशन है, 14 में लाइफ अंडर वाटर है ना? और कब तक अचीव करने? 2030। इंडिया में नीति कौन इंप्लीमेंट करता है SDG का काम? नीति आयोग। इंडिया में हम SDG पैरामीटर्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं, कौन कंट्रोल करता है? नीति आयोग। इसीलिए नीति आयोग एक रैंकिंग निकालता है, SDG इंडिया इंडेक्स, है ना? चले, चलो। अब टुमारो प्लीज कम एट 10, यू हैव अ क्लास फ्रॉम 10 to 2:15 एंड देन यू विल हैव द न्यूज़पेपर। या मंडे को भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर, टुमारो तो कल तो सैटरडे है। चले, ठीक है, पक्का पॉइंट्स हो जाएगा टाइम से। देखो मेरी बात सुनो।